बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स से मुराद वो सिचुएशंस हैं, वो फिनोमेनाज हैं जहाँ पर हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिक्स नेवर डील इंडिविजुअल वैल्यू। स्टैटिस्टिक्स जो है इनफरादी वैल्यू को डील नहीं करता। एक क्लास है जिसमें 100 बच्चे बैठे हुए हैं, आपने उनमें से सिर्फ एक बच्चे से उसकी हाइट पूछ ली है, तो इस इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर आप स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। आपको कोई स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करने के लिए उन सारे बच्चों से उनकी हाइट पूछनी पड़ेगी, फिर आप उस डाटे के ऊपर स्टैटिस्टिक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स नेवर डील क्वालिटेटिव वैल्यू। स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्वालिटेटिव वैल्यूज़ को डील नहीं करता। जैसे ब्यूटी है, रिलीजन है, सोशल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस है, आइज कलर, हेयर कलर, ऑनेस्टी है, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो हम चूँकि इनको न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इस वजह से इनके ऊपर हम किसी किस्म का स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिकल लॉज अप्लाई ऑन एवरेजेस। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टैटिस्टिकल लॉज हैं वो एवरेजेस पे अप्लाई होता है। देखें, क्लास के अंदर अगर 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आपने उन 100 स्टूडेंट से उनका वेट पूछ लिया है, तो वो जो वेट का डाटा आपके पास आ गया है वो ऑब्जर्वेशंस हैं। उन ऑब्जर्वेशन को आप किसी न किसी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस से गुजारेंगे, फिर आप कोई कमेंट कर सकेंगे। यानी आप उन 100 स्टूडेंट्स के वेट की एवरेज ले लें, तो फिर आप ये कमेंट कर सकते हैं कि इस क्लास का एवरेज वेट इतना है। यानी वो जो पूरी क्लास है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर आप एक नंबर अलॉट कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड एवरेज। इसी तरह देखें, आपने सारे बच्चों से उनकी फैमिली इनकम पूछ ली है, तो फिर उस इनकम से आपने एवरेज निकाली और फिर आपने कहा कि इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं इनकी एवरेज फैमिली इनकम जो है वो इतनी है। लेमैन नेवर यूज स्टैटिस्टिक्स इफ़ेक्टिवली। जो एक आम आदमी है जिसको स्टैटिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, जो स्टैटिस्टिकल नॉलेज नहीं रखता, वो कभी भी स्टैटिस्टिक्स को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकता। चाहे उसको कितना मर्ज़ी अच्छा डाटा आप दे दें, वो बेहतरीन डाटे में से भी गलत रिज़ल्ट्स जो है वो जनरेट करेगा। वो सिर्फ टेंडेंसीज़ को देख सकता है, यानी डाटे के फ़्लो को देख सकता है कि जी इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, इसमें किसी किस्म की ख़ास वेरिएशन नहीं है, ऐसे जनरल कमेंट वो देगा। लेकिन जो एक अच्छा स्टैटिस्टिकल नॉलेज रखने वाला बंदा है, वो उस डाटे में से फोरकास्टिंग करेगा, प्रेडिक्शंस करेगा, उस डाटे को ऑब्ज़र्व करके उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करके वो फ्यूचर को फोरकास्ट करने की पोजीशन में होगा। स्टैटिस्टिक्स जो है होमोजीनियस डाटे पे अप्लाई होता है, यानी होमोजेनिटी ऑफ डाटा मस्ट बी एग्जिस्ट फॉर एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसे आपके पास 3 बच्चे हैं, आपने उनमें से एक बच्चे से उसकी हाइट पूछ ली, दूसरे से उसकी फैमिली इनकम पूछ ली, तीसरे से आपने उसका ब्लड प्रेशर पूछ लिया, तो आप इन तीनों इन्फॉर्मेशन के ऊपर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। आपको तीनों बच्चों से एक ही इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, फिर उस डाटे के ऊपर आप स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे। यानी आप तीनों बच्चों से सिर्फ उसकी हाइट पूछेंगे, अब तीनों बच्चों से सिर्फ उनका वेट पूछेंगे, अब तीनों बच्चों से सिर्फ उनकी फैमिली इनकम पूछेंगे, फिर आप उस डाटे के ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो है मिसगाइड लेमैन। एक आम आदमी जो है वो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट से मिसगाइड भी हो सकता है। जब देखें कि जो पॉकेट मनी है, बच्चों को जो पॉकेट मनी मिलती है, अगर हम उस
पॉकेट मनी की एवरेज निकालें तो वो एवरेज कभी कभी मिसगाइड भी करती है। मसलन देखें कि 100 स्टूडेंट्स हैं, आपने उनसे पूछा भी इस वक्त आपके पास कितने पैसे हैं। उस सिचुएशन में उनके पास जितने पैसे थे उन्होंने आपको दे दिए। किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने 20, 15, 10, 20, 15, 20, 25, इस तरह आपको सारे बच्चों ने पैसे दे दिए। 2 बच्चे ऐसे हैं कि उस वक्त उनके पास 2-2 हज़ार रुपया था, वो भी उन्होंने दे दिया। अब जब वो 2-2 हज़ार रुपया आपने ऐड करके एवरेज निकाली तो उस क्लास की जो एवरेज निकली है पैसों की उस वक्त वो निकलाती है जी 50 रुपये। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि सारी क्लास के बच्चों के पास ऑन दी एवरेज 50 रुपये? ये गलत बात है, क्योंकि बच्चों के पास जो है वो 10, 20, 15 रुपये थे, तो एवरेज भी इसी के दरमियान कहीं होनी चाहिए थी। अब वो एवरेज 50 अगर हुई है तो वो 50 एवरेज वो उन 2 बच्चों के 2-2 हज़ार रुपया ऐड होने से हुई है। तो वो जो 2-2 हज़ार वाले बच्चे हैं वो वाइल्ड ऑब्जर्वेशन है, उनको हम आउटलायर कहेंगे, उनको हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहेंगे। वो 2 वैल्यूज़ अगर हम निकाल दें तो फिर सारी क्लास के बच्चों की जो एवरेज निकलेगी पैसों की उस वक्त वो सही रिप्रेजेंटेटिव होगी। यानी वो हो सकता है 15 रुपये निकला है, हो सकता है 20 रुपये निकले, 18, 19, यानी वो एवरेज जो है ना वो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होगी। तो स्टैटिस्टिक्स इस वजह से मिसगाइड भी कर देता है। इसी तरह देखें कोई दरिया है, तो दरिया की मुख्तलिफ़ लोकेशंस के ऊपर जो पानी की डेप्थ है वो डिफरेंट है। किसी जगह पर 4 फुट है, किसी जगह 5 है, किसी जगह 6 है, किसी जगह 7, किसी जगह 10 है, 12 है। तो जब हमने उन सारी डेप्थ को एवरेज में कन्वर्ट किया तो हमें पता चला कि जी उस दरिया के अंदर जो एवरेज डेप्थ है वो निकल आई है 5 फुट 6 इंच। तो क्या हम ये समझें कि जो भी बंदा 5 फुट 6 इंच से हाइट में बड़ा है वो दरिया अबूर कर लेगा? तो ये गलत है। उसकी वजह ये कि जब वो बंदा 7 फुट 8 फुट या 10 फुट की गहराई में जाएगा वो डूब जाएगा। तो इस तरह स्टेटिस्टिकल रिजल्ट्स जो हैं ये मिसगाइड भी करते हैं। मज़ीद देखें, एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी क्लास के अंदर 4 लड़कियां हैं, उनमें से 2 जो हैं वो स्मोकिंग करती हैं। तो हम उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये कमेंट कर दें कि जी 50% बच्चियाँ जो ना इस क्लास के अंदर स्मोकिंग करती हैं। हालांकि स्मोकिंग करने वाली सिर्फ 2 हैं, लेकिन कमेंट में क्या आया जी 50%, यानी क्लास की जो आधी तादाद है वो स्मोकर है। आप नोट करें कि ये जो परसेंटेज की इंफॉर्मेशन है ये भी एक लेमैन को मिसगाइड करेगी। यानी उसको ये कहना कि जी 4 में से 2 बच्चियाँ स्मोकर हैं, ये एक और सिचुएशन है। लेकिन अगर आप उसे ये कह रहे हैं जी 50% तादाद जो है ना इस क्लास की वो स्मोकर है, तो ये मिसगाइड कर रहा है। एक्सपर्ट यूज स्टैटिस्टिक्स परफेक्टली। जो स्टैटिस्टिक्स है ये एक्सपर्ट आदमी ही यूज़ कर सकता है। एक आम आदमी जो है इससे बेहतर रिजल्ट्स जो है वो कभी भी जनरेट नहीं कर सकता। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड टूल्स, यानी जो स्टैटिस्टिक्स है ये टूल्स प्रोवाइड करता है। उन टूल से रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करना ये एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। इसके लिए एक अच्छा स्टैटिस्टिशियन होना बेहद ज़रूरी है। मसलन देखें, एक कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर है 0.96 और एक कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का आंसर है 0.96। एक आम आदमी जो है वो इनको देखकर ये कमेंट कर सकता है कि जी इन दोनों वेरिएबल में रिलेशनशिप जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो ये कमेंट करेगा जनरली कि पॉजिटिव है और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। लेकिन जो अच्छा एक्सपर्ट स्टैटिस्टिशियन है वो ये बता सकता है कि 96% जो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर वेरिएशन आ रही है उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और बाकी की 4% जो है वो रैंडम फैक्टर्स की वजह से आ रही है। यानी वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से जो है बेस्ट रिलेशन जो है वो जनरेट कर सकता है। इसी तरह जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है
इससे भी वो रिजल्ट जो है वो जनरेट कर सकता है कि जी कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर जो है वो पॉजिटिव है, इस वजह से दोनों वेरिएबल जो हैं वो एक ही सिमत में जा रहे हैं, यानी दोनों के दोनों यहाँ बढ़ते हैं या दोनों के दोनों कम होते हैं। इसका मतलब है कि उसने कोरिलेशन कोएफिशिएंट के न्यूमेरिकल सिंबल से ये अंदाज़ा लगाया कि रिलेशन की डायरेक्शन क्या है, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब जो न्यूमेरिकल आंसर है फिर उससे वो ये अंदाज़ा लगाएगा कि रिलेशन जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर तो वो रिलेशनशिप जो है 0.85 से बड़ा है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में मूव कर जाएगा, और अगर वो आंसर न्यूमेरिकल जो है 0.85 से छोटा है तो फिर वो वीक रिलेशनशिप की नुमाइंदगी करेगा। तो यहाँ पर 0.96 आया हुआ है, इस वजह से वो ये कह सकता है कि इंतहाई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है दोनों वेरिएबल में एग्जिस्ट करता है। स्टैटिस्टिकल लॉज नेवर ट्रीटेड साइंटिफिकली, यानी जो स्टैटिस्टिकल लॉज है, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक सोशल साइंस है, इस वजह से इसके जो लॉज हैं वो साइंटिफिक लॉज की तरह या नेचुरल साइंसेस के लॉज की तरह बिहेव नहीं करते, उनमें कुछ ना कुछ मार्जिन ऑफ एरर जो है वो मौजूद होता है। यानी स्टैटिस्टिकल लॉज जो है अंडर कंस्ट्रेंट्स काम करते हैं, कोई ना कोई कंडीशंस लगी हुई होती हैं जिनकी मौजूदगी में वो स्टैटिस्टिकल लॉज जो है वो वर्क करता है। अगर उन कंस्ट्रेंट्स को हटा दें तो फिर वो स्टैटिस्टिकल लॉ उस तरह वर्क नहीं करेगा। स्टैटिस्टिक्स डील्स अप्रॉक्सीमेशन रिजल्ट्स, चूँकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू का तस्वर नहीं है, स्पेशली कंटिन्यूस वेरिएबल में आप एग्जैक्ट वैल्यू जनरेट कर ही नहीं सकते। यानी अगर कोई बंदा अपनी हाइट बताता है जी मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, तो एक अच्छा एक्सपर्ट स्टैटिस्टिशियन जो है वो उसकी हाइट को कभी भी 5 फुट 7 इंच कंसिडर नहीं करेगा, वो उस बंदे की हाइट को 5 फुट 6-5 इंच से लेके 5 फुट 7-5 इंच तक कंसिडर करेगा, यानी अप्रॉक्सीमेशन में लेके जाएगा जी इस बंदे की हाइट इस लिमिट के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ के ऊपर स्टैटिस्टिक्स जो है वो चल रहा होता है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। स्टैटिस्टिक्स जो है इंतहाई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, सोशल साइंसेस और नेचुरल साइंसेस के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। यानी स्टैटिस्टिकल लॉज जो है अंडर डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स ये साइंटिफिक बन जाते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में ये आ जाते हैं। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। एक आम आदमी जो है वो ये कह सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो कम हो रही है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, हमारे आबादी जो है उसमें इजाफा हो रहा है, बीमारियाँ इंक्रीज़ कर रही हैं, डेथ रेट जो है वो बढ़ रहा है, एवरेज लाइफ कम हो रही है। लेकिन एक अच्छा स्टैटिस्टिशियन जो है वो इसी फिनोमेना को इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज बता सकता है। वो ये कह सकता है 20% इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ गया है, जो आबादी है वो पर ईयर 5% बढ़ रही है, 10% जो है वो बढ़ रही है, हमारी परचेजिंग पावर में डे बाई डे 5% कमी आ रही है। तो जब भी स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन रखने वाला, स्टैटिस्टिकल नॉलेज रखने वाला बंदा बात करेगा वो इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज बात करेगा। स्टैटिस्टिक्स जो है समराइज लार्ज सेट्स ऑफ डाटा, बहुत हैवी डाटास को वो समराइज़ करके टेबल्स बना के ग्राफ चार्ट्स वगैरह बना के एक आम आदमी के समझने के काबिल बनाता है। यानी अगर आप देखें कि बहुत बड़ा डाटा हो आपके पास तो उसको एक आम आदमी को आप समझाने लग जाए तो उसे समझ ही नहीं आनी, लेकिन अगर आप उस डाटे को टेबुलर फॉर्म में ले जाएं, उससे आप डायग्राम बना लें, ग्राफ बना लें, चार्ट्स बना के फिर आप उससे एक्सप्लेन करें कलरफुल पिक्चर्स की मदद से, तो वो एक आम आदमी जो उसको बड़ा अच्छी तरह समझ जाएगा। यानी डाटे की समराइजेशन से एक आम आदमी जो है वो असेसमेंट अच्छी कर सकता है। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। अब जो स्टैटिस्टिक्स है ये दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट डाटाज में कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और कंपैरिजन के लिए हम जो टूल यूज़ करते हैं उनमें रेंज है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, जो हम यूज़ कर सकते हैं डाटाज को कंपेयर करने के लिए। जो स्टैटिस्टिक्स है ये हमें
फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन जनरेट करने में भी हेल्प करता है। अगर हमारे पास ये एक पैटर्न है तो हम इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट फ्यूचर में भी इसकी वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज़ करेगी। इसी तरह यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रेंड है, वैल्यूज़ में ऊपर नीचे कमी हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो है वैल्यू का फ्लो नीचे की तरफ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ये फिनोमेना जो है ये मज़ीद डिक्रीज़ होगा। यहाँ पर ओवरऑल जो है डाटा में कोई ख़ास चेंज नहीं आ रहा। तो एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रखने वाला बंदा जो है वो इनकी टेंडेंसीज़ को देखकर प्रेडिक्शन भी कर सकता है, फोरकास्टिंग भी कर सकता है। फोरकास्टिंग जो है ये जनरल प्रेडिक्शन है, और जो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन है मैथमेटिकल फॉर्म में वो और चीज़ है। मैथ प्रेडिक्शन जो है बेसिकली हम डिफ़ाइन कर सकते हैं जिसमें अगेंस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें डिपेंडेंट वेरिएबल की यूनिक वैल्यू मिलती है, इसको हम कहते हैं प्रेडिक्शन। तो जहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अगेंस्ट डिपेंडेंट की यूनिक वैल्यू हमें नहीं मिलती, हम उसकी अप्रॉक्सीमेशन में चले जाते हैं या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जनरेट करते हैं, तो वो फोरकास्टिंग कहलाती है। थ्योरेटिकल टू मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिक्स जो है थ्योरेटिकल फिनोमेनाज को मैथमेटिकल फिनोमेनाज में कन्वर्ट करता है। देखें ये प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है। जैसे जैसे किसी चीज़ की कीमत में तब्दीली आती है उसकी डिमांड में चेंज आ जाता है। अगर कीमत बढ़ेगी डिमांड कम होगी, अगर कीमत कम होगी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। अब इस थ्योरी को मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह लिखा जा सकता है। ये फंक्शन हमने जनरेट कर लिया, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का फंक्शन है। इन्वेस्टमेंट होगी तो सेविंग होगी, अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो फिर सेविंग भी नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगी तो आप कुछ कमाएंगे, कमा के कुछ आप खर्च करेंगे, कुछ आप बचा लेंगे। इसी तरह इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन है। अगर किसी बंदे के पास ज़्यादा इनकम है, पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो उसका कंजम्पशन भी चेंज होगा। यानी इनकम और कंजम्पशन का जो रिलेशनशिप है हम उसे मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन है, प्राइस और डिमांड का रिलेशन है, और भी बहुत सारे रिलेशन जो हैं वो आप मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइफ टेबल जो है, लाइफ टेबल की एप्लीकेशन क्या है? जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो जब आप उनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो वो आपकी मौजूदा सेहत को, आपकी मौजूदा एज को, आपकी हाइट वेट सारी इन्फॉर्मेशन को मद्देनज़र रख के अपने लाइफ टेबल के साथ कंपेयर करते हैं, और फिर वो एक अप्रॉक्सीमेट फ्यूचर एज निकालता है। तो उस एज की मदद से आपको वो पॉलिसी दी जाती है। यानी लाइफ टेबल जो है, लाइफ टेबल इंश्योरेंस कंपनी की रहनुमाई करता है कि ये बंदा जो इस एज हाइट वेट के साथ है, इस हेल्थ कंडीशन के साथ है, वो आने वाले वक्त में मज़ीद कितना ज़िंदा रह सकता है। तो उस लिहाज से फिर वो कंपनी आपको पॉलिसी देती है। तो लाइफ टेबल जो है ये उनकी हेल्प करता है आपको पॉलिसी अलॉट करने में। अगर आपकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है या आपकी एज इतनी उनके मुताबिक ज़्यादा बेस्ट नहीं है कि आपको एक बड़ी पॉलिसी दी जाए, तो वो आपको बड़ी पॉलिसी नहीं देंगे, फिर आपको छोटी पॉलिसी देंगे, यानी कम पैसों वाली। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूज़ स्टैटिस्टिक्स। जो प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करता है। यानी एक अच्छा बिजनेसमैन जो है वो अपने स्टॉक को, अपने डिमांड को, सप्लाई को मद्देनज़र रख के फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट को वो लेके आता है। यानी जो प्राइवेट शोबे के लोग हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं वो जो फ्यूचर की पॉलिसीज़ जनरेट करते हैं तो उसमें वो स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फार्मूलेशन ऑफ पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी जनरेट करने के लिए स्टैटिस्टिक जो है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। मसलन किसी इलाके में आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले आप एक सर्वे करवाएंगे, उस इलाके में सर्वे करवाएंगे जी हमारी जो चीज़ है क्या इसकी डिमांड यहाँ पर बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, या लोग हमारी इस चीज़ को यहाँ कितना अप्रिशिएट करेंगे, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एरिया में जाके कोई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर दें,
प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कोई ना कोई सर्वे वगैरह करवाया जाता है, पब्लिक ओपिनियन जो है वो गेन की जाती है, फिर आप उसमें कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स की मदद से फ्यूचर की पॉलिसीज़ बनाता है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जनरेट करता है, गुर्बत की लाइन से कितने लोग नीचे हैं कितने ऊपर हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज़ करता है। वो डेली रेट्स निकालता है मुख्तलिफ़ चीज़ों के। तो इदारा शुमारियात के मुताबिक इतनी चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, इतनी चीज़ों की कीमतें जो हैं वो कम हो रही है। अक्सर आपने टीवी पे देखा होगा। तो जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो भी स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके ही ये सारी चीज़ें बनाते हैं। सोशल साइंसेस के जो लॉज हैं वो अंडर डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स वर्क करते हैं। साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ये सारी सोशल साइंसेज है। इनके लॉज को प्रूव करने के लिए, इनके लॉज को मैथमेटिकल फॉर्म में डेवलप करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ कंडीशन इम्पोज करते हैं, फिर इनके लॉज जो हैं बेटर रिजल्ट देते हैं। क्वालिटी कंट्रोल के लिए यानी चीज़ों की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को चेक करने के लिए, स्टडी करने के लिए हम क्वालिटी कंट्रोल यूज़ करते हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स का ही एक चैप्टर है। आइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही अपनी अच्छी पॉलिसीज़ जो है वो बना सकता है। हम कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी आंखें होती हैं स्टैटिस्टिक्स जो है। मेडिकल साइंसेस में, एग्रीकल्चर में, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। कोई नई दवाई बनाई है तो उसको चेक करने के लिए कि वो कितनी इफ़ेक्टिव है, वो मुख्तलिफ़ जानवरों के ऊपर उसे अप्लाई किया जाता है, उनसे रिजल्ट्स लिए जाते हैं, फिर उनके ऊपर स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करके उनकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी को हम चेक करते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर कोई नई फसल आप जनरेट करना चाहते हो तो पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उस एक्सपेरिमेंट से फिर जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उनकी बुनियाद पर आप डिसाइड करते हो। स्टॉक एक्सचेंज में चीज़ों की कीमतों का बढ़ना, कम होना, किसी कंपनी के शेयर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप उस कंपनी की जो बैक फुटिंग है उसको देखते हैं कि प्रीवियस इंफॉर्मेशन में उस कंपनी के शेयर में क्या इंक्रीजिंग फ्लो है कि नहीं है। अगर उसका पैटर्न जो है शेयर की प्राइस का बढ़ रहा है तभी आप उसको ख़रीदोगे, अदरवाइज़ आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। बिज़नेस साइकिल को स्टडी करने में स्टैटिस्टिक्स जो है की रोल प्ले करता है। कोई भी बिज़नेस साइकिल जो है वो 4 फेजेज से गुजरता है, यानी प्रोस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड बैक टू प्रोस्पेरिटी। तो इन 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल को स्टडी करने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल जो है हम यूज़ करते हैं। टाइम सीरीज़ जो है वो बिजनेस साइकिल को स्टडी करने के लिए की रोल प्ले करता है। स्टैटिस्टिक्स यूज़ इन लेबॉर्ट्री एज वेल एज फील्ड एक्सपेरिमेंट। जो स्टैटिस्टिक्स है लेबॉर्ट्री में भी यूज़ होता है और जो फील्ड के एक्सपेरिमेंट्स हैं वहाँ पर भी यूज़ हम कर सकते हैं। हम फील्ड में सर्वे करते हैं तो वहाँ पर भी स्टैटिस्टिक्स हम अप्लाई करते हैं। लेबॉर्ट्री के अंदर जो डाटा हम ले लेते हैं उसको फिर लेबॉर्ट्री के अंदर हम यूज़ करके भी रिजल्ट्स जो हैं वो जनरेट करते हैं। तो फील्ड में भी और लेबॉर्ट्री के ऊपर के सतह पर भी स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज़ होता है। जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं ये सोशल साइंसेस के लिए हम जो बनाते हैं वो अंडर डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स वर्क करते हैं। स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है पैरामीटर्स को जनरेट करने में किसी भी पॉपुलेशन को, और फिर उन पैरामीटर की वैलिडिटी को टेस्ट करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज़ करते हैं। इस ब्रांच को हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कहते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इंफॉर्मेशन हम किसी भी पॉपुलेशन के पैरामीटर जनरेट करते हैं और फिर उन पैरामीटर की टेस्टिंग से उन पैरामीटर की वैलिडिटी चेक करते हैं। फार्मूलेशन ऑफ पॉलिसीज़ हैं, नई पॉलिसीज़ डिज़ाइन करने के लिए भी हम स्टैटिस्टिक्स जो है वो बनाते हैं। डिस्क्रिप्टिव मेजर्स में हम टेबुलेशन यूज़ कर सकते हैं, यानी हम अपने डाटे को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्प्ले कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेरिएबल। तो अगर हम 2 वेरिएबल इन्वॉल्व कर लें उसके लिए फिर हमें बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा एंड सो ऑन। 3 वेरिएबल आ जाएंगे तो ट्राईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा।
हम अपने डाटे को डायग्राम्स में डिस्प्ले करने के लिए सिंपल बार चार्ट, डबल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हम अपने डाटे को ग्राफ्स में शो करने के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व और जाइव कर्व वगैरह भी बना सकते हैं। हम डाटे की सेंट्रलाइजेशन को ऑब्जर्व करने के लिए मीन मीडियन मोड निकाल सकते हैं। डाटे की स्कैटरनेस या वेरिएबिलिटी को स्टडी करने के लिए हम रेंज स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर सकते हैं। डाटे की सिमेट्री को ऑब्जर्व करने के लिए हम सिक्यूनेस यूज़ कर सकते हैं, बीटा 1 यूज़ कर सकते हैं। डाटे की हाइट को ऑब्जर्व करने के लिए यानी कर्व की पीक को स्टडी करने के लिए हम लोग बीटा 2 भी निकाल सकते हैं। वेरिएबल के दरमियान इंटरनल रिलेशनशिप को असेस करने के लिए हम रिग्रेशन और कोरिलेशन का सहारा भी ले सकते हैं। वेरिएबल के ओवरऑल पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए हम टाइम सीरीज़ को यूज़ कर सकते हैं और फिर पास्ट पैटर्न ऑफ वेरिएबल को देखकर हम फ्यूचर को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।